एरेज आर द कलेक्शनल डेटा टाइप, राइट। अब ये कलेक्शनल डेटा टाइप्स क्या है, जैसे अभी तक हमारे साथ क्या था कि हम अपने एरे के अंदर जो है सर एक ही तरीके का जो हमने वो बना डेटा पढ़ा था, जैसे कि वेरिएबल्स के अंदर हम एक ही टाइप का एक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट अबाउट अगर मुझे फॉर एन एग्ज़ाम्पल 10 यूज़र नेम स्टोर करने हैं तो मुझे 10 बार वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, राइट। और दूसरा बहुत ही लेवल पर सिस्टम डिज़ाइन पे बात करी जाए तो क्या होगा कि हर बार मेरी वो मेमोरी एफिशिएंट तो नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि लीनियर वे में स्टोर नहीं होने वाले हैं वो, राइट। तो आइट्रेशन में बहुत इशू होगा उसके साथ, क्लियर है बात। हर हो सकता है हर वेरिएबल का हो डायनेमिकली एलोकेट कर रहा हो हीप मेमोरी के अंदर, तो ये इशू आ जाता है, ठीक है। ये सारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का पार्ट है। बट नाउ अगर हमारे पास एरेज है तो एरेज पहली बात क्या होता है कि हमें कलेक्शनल डेटा टाइप देता है, दैट मीन्स यू कैन स्टोर स्पेसिफिक डेटा टाइप्स मल्टीपल वैल्यू और डिफरेंट डेटा टाइप्स मल्टीपल वैल्यू। दैट मीन्स आप एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या फिर अलग अलग डेटा टाइप की भी अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर सर ये बात? दैट्स इट। ऑर्डर्ड कलेक्शनल टाइप्स और दूसरा ऑर्डर्ड कलेक्शनल टाइप्स होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, आई लेट यू नो। देखिए, जब मान लीजिए मैं यहाँ पर एरे बनाता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन है सर, हाँ जी। जब मान लीजिए यहाँ पे चल के एक एरे बनाता हूँ, लेट कार्स नाम की मैंने एक एरे बनाया, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफेंडर, मैं लिख देता हूँ राइट सर, मान लीजिए मैंने लिख दिया। अब अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा ना कार्स को एंड 26.js इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा ./ और यहाँ पे हमारे पास है 35.js, सेव किया, ओपन विद लाइव सर्वर। अब आप देखेंगे जिस वे में मैंने डेटा स्टोर किया था ना सर, उसी वे में हमें यहाँ पे वैल्यू भी मिलने वाली है। मैंने डेटा कुछ ऐसे स्टोर किया था, ठीक है, 35 लगा दिया मैंने, आई हैव टू गो विद 26 एंड यू विल सी। मैंने पहले डिफेंडर ही डाला था, थार ही डाला था, फॉर्च्यूनर, ऐसी सेम मेरा डेटा टाइप ये था सर, स्टोर करने के लिए मेरा टाइप सेम यही था और उसी में मैंने क्या करा, अपना डेटा स्टोर भी किया है। क्लियर है सर ये बात? दैट्स इट। तो यानी एक तो ऑर्डर्ड है और दूसरा आपको कलेक्शनल डेटा टाइप अलाउ करता है। अब ये तो देखा जाए स्पेसिफिक डेटा की मल्टीपल वैल्यूज़ थी, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा स्पेसिफिक वैल्यू की ही वो डालनी है, मतलब स्पेसिफिक डेटा टाइप की ही मल्टीपल वैल्यूज़ डालनी है। आप अलग अलग डेटा टाइप की भी मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया यूज़र1, अब मुझे यूज़र का नाम भी लिखना है, राइट, मुझे यूज़र की एज भी लिखनी है, मुझे यूज़र कोडर है नहीं वो भी लिखना है, ट्रू या फॉल्स, राइट सर। मुझे यहाँ पे उसका एक काइंड ऑफ टेम्परेचर भी बता देना है कि 98.9 में उसका बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, मैंने ये भी कर दिया। तो क्या है, मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ डिफरेंट डेटा टाइप की यूज़ कर रहा हूँ, राइट, एंड यू विल सी दिस, राइट सर। हमें सारी वैल्यूज़ अलग अलग मिलेंगी। अब आगे बात कर सकते हैं हम अगर हम आगे बात करें तो पहले ना इसका डेटा टाइप चेक करते हैं। इसका डेटा टाइप क्या होता है, सेम ऐसा ही ना एक और वेरिएबल भी है, इसका टाइप चेक करते हैं पहले। हम यहाँ पे गए कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप ऑफ कार से लिख लेते हैं, कार्स का वेरिएबल बना देंगे, कार्स, राइट। ये ऑब्जेक्ट बता रहा है, पर जबकि ऑब्जेक्ट का तो जो लिटरल होता है वो तो अलग होता है। कौन सी कार्स, सॉरी कौन सी तो हम लोग ले लेते हैं, लेट कार्स है, कुछ ऑब्जेक्ट तो ऐसे दिखते हैं की वैल्यू पेयर्स पर, राइट। तो यहाँ पर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट सर। इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। अब अगर आगे बात करी जाए तो हमारे दो बेसिकली क्या है, हमारे पूरे के पूरे ये दोनों वो कहला जाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट गाइस, ये हमारे ऑब्जेक्ट ही रहने वाले हैं। अब एक तो ये है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मुझे क्या हुआ कि मुझे ना वैल्यू चेंज करनी है, राइट, जैसे मुझे था, और यहाँ पे ना इंडेक्सिंग होती है सर, तो मतलब ऑब्जेक्ट ही है, ये दोनों ऑब्जेक्ट कहलाए जाएंगे। बट फिर भी अगर हमें कभी चेक ही करना पड़ जाए कि ये जो प्रॉपर डेटा है ये सच में एरे है या ऑब्जेक्ट है, ये तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि अगर मुझे यही, अब जैसे ये भी एरे को भी वो ऑब्जेक्ट ही कह रहा है, राइट। और दूसरा देखा जाए जावास्क्रिप्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, राइट। नाउ द थिंग इज़ ये कार्स को भी ऑब्जेक्ट कह रहा है
और ये ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट कह रहा है, यानी एरे को भी ऑब्जेक्ट कह रहा है और ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट ही कह रहा है। तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये एरे है या ऑब्जेक्ट है? उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है console.log के थ्रू, या तो क्योंकि हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, राइट। तो हम करेंगे एरे डॉट इज एरे करके एक फंक्शन होता है, यहाँ पर मैं उस एरे की वैल्यू पास कर दूंगा कार्स की। अब अगर सच में ये एरे हुआ, यहाँ पे कह रहा है कि जो एरे है क्या वो सच में एरे है, अगर है तो उसका हमने बता दिया कौन सा एरे, कार्स। तो अगर ये एरे होगा तो मैं रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देगा फॉल्स। क्या कह रहा है? ट्रू, कि सच में एरे है। अगर यही चीज़ मैं कार 1 के साथ करता तो फॉल्स देता, तो नहीं ये तो एरे नहीं है, तो आता फॉल्स। हाँ ये तो एरे है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट है, तो की वैल्यू पे काम करेगा। तो जब हम टाइप चेक करते हैं हाँ जी, हाँ जी। तब वो मतलब एरे बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बताएगा। एरे का मेथड ही है इज एरे, क्या वो सच में एरे है तो आपको बता देगा कि भाई ये तो ऑब्जेक्ट है ना प्रॉपर, ये तो की वैल्यू पे काम कर, हाँ ये एरे है। एरे और ऑब्जेक्ट को दोनों को टाइप ऑफ में ये ऑब्जेक्ट ही मानता है, बट अगर आपको कभी चेक करना है कि एरे है या ऑब्जेक्ट है, उसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे। अब इनकेस अगर कभी हमें ऐसा कुछ हुआ कि मुझे इसकी वैल्यू चेक करनी है कि भाई ये जो अपना हर जो डेटा होता है, जैसे ये आइटम है और यहाँ पे ना डेटा नहीं है, इट्स आइटम। एरे के अंदर हर एक जो है वो आइटम है, ये भी डिफेंड, ये भी एक आइटम है, ये भी एक आइटम है, ये भी एक आइटम है, ये भी एक आइटम है। मुझे इसमें चेक करना है कि जो डिफेंडर है वो कौन से इंडेक्स पर है, वो 0 इंडेक्स पर है, थार 1 इंडेक्स पर है, ये सेकंड इंडेक्स पर है, ये थर्ड इंडेक्स पर है। सर तो मैं उसको आइटम बोल रहा हूँ, तो डेटा कब बोलेंगे जब उसके अंदर डालने को वैल्यू। नहीं नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, कहने को आप डेटा भी कह लीजिए, बट क्या है ना कि असल में कलेक्शन ऑफ आइटम्स ही हो, एक तरीके का कलेक्शन ऑफ डेटा को ना आइटम्स कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ना एक लिस्ट ही है प्रॉपर तरीके से, तो लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है उनको आइटम ही कहते हैं हम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में हम आइटम कहते हैं इनको, राइट। ये चीज़ है, इसलिए ये भी ये फर्स्ट आइटम है, सेकंड आइटम है, थर्ड आइटम है, ठीक है। अब कहने की बात है, ये तो पहला आइटम है, ये दूसरा है, तीसरा, ये चौथा है, बट इनकी इंडेक्सिंग डिफरेंट है। यानी डिफेंडर की जो इंडेक्सिंग होगी ना वो 0 होगी, इसकी इंडेक्सिंग 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी। इनकी लेंथ 4 है सर, लेंथ पूरी, यानी कितने आइटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो लेंथ कहलाई जाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो लेंथ तो इनकी 4 है, 1 2 3 4 लेंथ है। बट हमेशा जो इंडेक्सिंग होती है ना, आखिरी इंडेक्सिंग, अभी तो देखो सर हम गिन पा रहे हैं कि कितने नंबर, कितने आइटम है। अगर कभी ऐसा हुआ कि बहुत ही ज़्यादा यानी मिलियंस में आइटम है, और उसमें भी प्रॉपर मिलियन नहीं, 1 मिलियन 2 मिलियन कुछ ऐसे करके 1 मिलियन 27 लाख ऐसे करके कुछ है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? तो हमेशा हमें ये बस इसकी लेंथ बता दो। हमें हमेशा जो जब बहुत बड़ा एरे होता है ना, और उसका आखिरी इंडेक्स अगर हमें जानना होता है कि इसका आखिरी इंडेक्स क्या होगा, जैसे हमें तो पता है इसका आखिरी इंडेक्स तो एंडिवर होने वाला है, मतलब सॉरी 3 होने वाला है इसका आखिरी इंडेक्स। तो क्यों? क्योंकि 0 1 2 3। बट अगर बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा आइटम हो, बहुत बड़ी एरे हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे? दैट टाइम हम बोलेंगे जस्ट गिव मी अ लेंथ, लेंथ -1 उसका आखिरी इंडेक्स होगा हमेशा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लेंथ तो 1 2 3 4 से शुरू हो रही है, बट इंडेक्स किससे शुरू हो रहा है सर? 0 1 2 3, हमेशा एक कम रह जा रहा है। तो हमेशा बस लेंथ बता दो मुझे, मैं चेक कर लूँगा कि इसका आखिरी इंडेक्स कितना तो होगा। इसका अगर मैं लेंथ निकाल के और इंडेवर का अगर पोजीशन निकालना तो -1 करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बोलता रहा हूँ, जैसे हम यहाँ पर हमने पे करा कार्स डॉट लेंथ एक करके वेरिए वो होती है प्रॉपर्टी, कार्स डॉट लेंथ के थ्रू मैं चेक कर सकता हूँ तो इसकी अच्छा, लेंथ यहाँ क्या पे है। तो 5 दिखाएगा। लेंथ 4 दिखा रहा है इसकी लेंथ 4 दिखा रहा है, अच्छा, ठीक है सर। अगर मुझे मैं -1 कर दूंगा तो मुझे आखिरी बता देगा, आखिरी इसकी इंडेक्स। ये तो चलिए नॉर्मल हो गया। अब अगर मैं बोलूँ मुझे थार नहीं चाहिए, यू कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यू आफ्टर डिक्लेरेशन। मैंने आपको बताया था सर, पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जब नाम देते हैं तब डिक्लेयर करते हैं, जब उनको वैल्यू देना शुरू करते हैं इट्स एन इनिशियलाइजेशन फेज, आप इनिशियलाइज कर रहे होते हैं एरे को। मैं चाहता हूँ कि थार ना मुझे वैल्यू चेंज करनी है, मुझे थार रॉक्स करना है उसको। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कार्स, कौन से इंडेक्स पर है सर ये थार, कौन से इंडेक्स पर है? 1 इंडेक्स पर। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटेशनल ब्रैकेट लगाकर, ये जो है ना स्क्वायर जो है, ये एक तरीके का एरे भी है, और जब इनको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना डेटा को, तब ये ही जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है एक कंप्यूटेशनल ब्रैकेट्स बन जाते हैं। वैसे तो ये नॉर्मल एरे है, पर जब हम किसी चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं या असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट टाइम ये हमारे क्या बन जाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स कंप्यूटेशनल ब्रैकेट्स बन जाते हैं। यानी ये उस इंडेक्स को कंप्यूट करेंगे कि भैया कार्स पर फर्स्ट इंडेक्स पर क्या वैल्यू रखी है, उसको ढूंढो और उस वैल्यू को बराबर कर दो थार रॉक्स के, यानी नई वैल्यू के। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा सर, हम सॉरी यहाँ पे कर दूँगा कार्स, एंड यू विल सी दिस, हमारे पास क्या आ गई? थार रॉक्स आ गई। एक तरीका हमारे पास ये है, राइट।
अब अगर मुझे एक एक करके वैल्यूज़ भी चेक करनी पड़ जाए, मान लीजिए मुझे वैल्यू चेक करनी है, तो कंसोल डॉट लॉग अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कार्स लिखूँ तो ये तो मुझे पूरा का पूरा एरे ही दे दे रहा है। मैं कह रहा हूँ मुझे एक वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, कंप्यूटेशनल ब्रैकेट, मैं बोलूँगा मुझे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू दे दो, फॉर एग्जाम्पल सेकंड इंडेक्स की वैल्यू, तो क्या देगा मुझे, फॉर्चूनर दे देगा, सिर्फ एक वैल्यू दिया। अब ऐसे अगर हमारा एरे बहुत बड़ा होता तो हम वैल्यू कैसे ढूंढ पाते हैं, आखिरी वैल्यू ढूंढनी थी मुझे कि आखिरी पे कौन सी वैल्यू है। टोटल लेंथ एग्जैक्टली हम पता है क्या करते हैं, कार्स, इसी के अंदर फिर से कार्स डॉट लेंथ -1 लगा देते हैं। कार्स की लेंथ में से -1 करके कौन सा जो आखिरी इंडेक्स निकलता वो इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंप्यूट होता और हमें हमारी वैल्यू मिल जाती। क्लियर है सर ये बात? ये लोग बहुत गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ना इसके बाहर ऐसे डॉट लेंथ लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, कंप्यूट तो आपको वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर करानी है ना, तो फॉर दैट कार्स डॉट लेंथ -1, इसका सिंपल सा वे ये बनता है कि क्या करेगा, ये कार्स डॉट लेंथ -1 पे जो वैल्यू आखिरी आ, जो नंबर जनरेट होगा उस नंबर को कंप्यूट करेगा, कहेगा उसमें तो ये वैल्यू रखी है, वो ला के दे देगा। राइट सर, हमें एंटी ला के दे दिया। -1 तो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से 0 से शुरू होता है। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि लेंथ में और लेंथ और इंडेक्स में हमेशा -1 का डिफरेंस होगा, ये चीज़ है। क्यों? क्योंकि लेंथ शुरू होती है 1 2 से, इंडेक्स शुरू होता है 0 से, तो हमेशा -1 का कंसेप्ट रहता है। क्लियर है सर ये बात? अब आगे बात करते हैं। ये तो हमने देख लिया, ठीक है, हमने एक्सेस करना भी देख लिया, किस चीज़ें करते हैं हमने सब कुछ देख लिया। राइट सर, हमने एरे भी चेक कर, पता लग गया कि मैं एरे कैसे करा जाता है। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं। एरे में ना वैल्यूज़ चेंज करनी होती है सर, राइट? ये वैल्यूज़ कैसे चेंज होती है, इट्स गोना बी वेरी सिंपल। मान लीजिए मेरे पास ना एक एरे बनाया मैंने, ठीक है, वो कार्स वाला एरे उठा के ले आता हूँ, लेट कार्स 27 यहाँ पे ना हमारा परफेक्ट, ठीक है सर। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लिया, मुझे इसके बाद ना और वेरिएबल डाल, मतलब और आइटम्स डालने हैं उसके अंदर। आई एम सॉरी। अब और आइटम्स डाल, देखा जाए तो सर जब हम घर में लिस्ट बनाते हैं इस चीज़ की, तो जो नए आइटम आते हैं ना हमेशा नीचे आ रहे होते हैं, हम ऊपर नहीं लिख रहे होते हैं। तो हमेशा जो नए आइटम्स होते हैं लिस्ट के एंड में आते हैं, राइट? इसी को कहा जाता है स्टैक। ये स्टैक्स क्या है, सारा डेटा स्ट्रक्चर्स में आता है, पर द थिंग इज तो सीएस में स्टैक होता है, उसमें भी यही स्टैक होता है। सीएसएस में स्टैक, हाँ वो अलग है, वो सब डिज़ाइनिंग के पार्ट हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने करा कार्स डॉट, अगर मुझे आफ्टर इनिशियलाइजेशन मुझे कोई दूसरी वैल्यू डालनी है तो उसके लिए एक मेथड यूज़ करता हूँ, पुश मेथड। यहाँ पे मैं अपनी आइटम डाल देता हूँ, मैंने बोला कि इसके अलावा मैं डाल सकता हूँ जी वैगन, राइट? अब क्या होगा कि मैं जब कंसोल डॉट लॉग करूँगा, कौन सी 27 फाइल है ना, यू विल सी दिस। इसको मैं कंसोल भी कर लेता हूँ डालने के बाद, और उसके बाद जब मैंने डाला कार्स आ गए हमारे पास, ये देख रहे हैं क्या हुआ, लास्ट में हमारे पास जी वैगन भी आ गई। ऐसे ही आप आइटम्स को डालते जा सकते हैं। कार्स डॉट पुश, मान लीजिए मैंने और कुछ डाल दिया, मैंने मान लीजिए मर्सिडीज डाल दिया, यू विल सी मर्सिडीज आ गई, ठीक। और हमेशा एंड में आते जाए। पुश का काम होता है आपने आइटम डाला और मतलब उसमें वैल्यूज़ डालते चले गए, ठीक है। ऐसे अगर हमें मान लो लास्ट से कोई वैल्यू हटानी है, अभी तो हमने दोनों बंद कर दिए, तब तो हमारे पास सिर्फ एंडेवर तक ही रह जाएगा सब कुछ, है ना सर? एंडेवर तक ही रह जाएगा। अब अगर मुझे लास्ट से कोई वैल्यू हटानी है तो उसके लिए मेथड होता है पॉप मेथड, कार्स डॉट पॉप मेथड। ये पॉप मेथड क्या करता है, लास्ट से वैल्यू को हटा देता है। आप देख सकते हैं इसने एंडेवर हटा दिया, राइट? अगर मैं एक और बार लिख दूँ फिर से कार्स डॉट पॉप, तो दूसरी वैल्यू को भी हटा देगा, तो हमारे पास डिफरेंट और थार बची है। इंडेक्सिंग देने के लिए अगर मैं मान लो इंडेक्सिंग दे भी देते हैं, एंड यू विल सी वो क्या करेगा, इंडेक्सिंग पे काम नहीं करेगा, वो हटाएगा लास्ट से हमेशा, राइट? उसका काम यही है। अब अगर हम आगे बात करें तो ये ना हमें रिटर्न भी करता है, राइट? वैल्यू जो उसने हटाई होती है। यहाँ पे चले लेट वैल करके वेरिएबल बना लेता हूँ, चेक करते हैं हमें क्या रिटर्न किया, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम वैल डाल देंगे, उसने बता दिया मैंने ये वैल्यू हटाई।
राइट सर। ऐसे मैं चेक कर सकता हूँ, इसे मुझे इसकी वैल्यू भी चेक करनी है तो इसकी भी चेक कर सकता हूँ मैं। लेट वैल 1 इक्वल्स टू, अगर मैं वैल 1 भी करूँगा यहाँ पे तो यू कैन गेट दिस काइंड वैल, तो मैं यहाँ पे ये भी मिल गया फंक्शन, ठीक है सर। दिस इज द सिंपल वे। ऐसे ही हमारे पास होता है शिफ्ट और अनशिफ्ट। वो कैसे कर सकते हैं, वो भी सिंपल है। जब मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैं करता हूँ शिफ्ट, और देखिए जैसे पुश और पॉप के लास्ट से वैल्यू हटा रहा था और ला रहा था, ये तो हम इसमें वैल्यू ऐड कर सकते थे, यहाँ से वैल्यू हटा सकते थे। ये जो शिफ्ट और अनशिफ्ट होता है ये पहले काम करता है, यानी ये स्टार्टिंग में वैल्यू हटाएगा या जोड़ेगा। राइट सर। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे चलो बोलूँ लेट कार्स सॉरी कार्स डॉट शिफ्ट, अब जब मैं शिफ्ट करूँगा ना एंड यू विल सी वन थिंग, कंसोल डॉट लॉग, अगर आप कार्स के लिए चेक करूँगा तो आप देखेंगे डिफेंडर हटा, क्यों? क्योंकि इसने आगे की वैल्यू हटा दी। सेम ऐसे अगर मुझे आगे वैल्यू जोड़नी होती तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ अनशिफ्ट, कार्स डॉट अनशिफ्ट। यहाँ पे मैं कोई दूसरी गाड़ी डाल दूँ, जस्ट लाइक मैं मैक्लैरन डाल देता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे गया एंड यू विल सी इसने आगे जोड़ दिया, उसको मैक्लैरन को आगे डाल दिया, राइट सर। तो ये है शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट क्या करेगा, स्टार्टिंग से वैल्यू हटाएगा, पॉप क्या करेगा, लास्ट से वैल्यू हटाएगा, अनशिफ्ट क्या करेगा, आगे वैल्यू जोड़ेगा, पुश क्या करेगा, लास्ट में वैल्यू जोड़ेगा। ठीक है सर, ये कंसेप्ट है इसका। ये था शिफ्ट और अनशिफ्ट। आगे बात करते हैं, समझ आ रहा है इतना? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, लेट्स गो। और मैंने बताया था आपको कि जो पॉप क्या करता है, जो भी वैल्यू हटाता है उसको रिटर्न भी करता है, यानी आपको वैल्यू दे देगा जो उसने हटाई है। देखिए सर, आपको ना एक बात बताता हूँ, ये ना प्रिमिटिव वर्सेस रेफरेंस डेटा टाइप, ठीक है। अब प्रिमिटिव और रेफरेंस की कहानी क्या है, मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़, ठीक है। आप इसको ध्यान से दीजिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, आपके जो डेटा टाइप्स होते हैं ना वो रेफरेंस होते, जैसे आपको मान लीजिए मैं बोला लेट num1 इक्वल्स टू, मैंने 20 कर दिया, ठीक है सर। ये आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, राइट सर। अब यहाँ पे होगा क्या, मैं बोलूँ लेट num2 को बराबर कर दूँ num1 के, मैंने num2 की वैल्यू बराबर कर दी num1 के, यानी इसमें भी 20 आना चाहिए, राइट। तो कंसोल डॉट लॉग करके भाई जरा चेक करते हैं कि num1 की वैल्यू कितनी है और num2 की वैल्यू कितनी है। तो आएगा तो दोनों में 20 आना चाहिए, जहाँ तक हमारा कंसेप्ट है। 28 हमने इतना किया एंड यू विल सी दिस 28 है ये ना, 28 फाइल थी, परफेक्ट सर। आप देख सकते दोनों में 20 आया। मैं एक काम और करता हूँ सर, मैं num1 को ना प्लस प्लस कर देता हूँ, यानी 1 से बढ़ा भी देता हूँ। आफ्टर इंक्रीमेंटिंग देखते हैं अब वैल्यू क्या आती है, राइट। इंक्रीमेंटिंग वैल्यू, अब अगर मैं फिर से चेक करूँ कंसोल लॉग num1 को, num2 को, क्या num2 भी बढ़ेगा? क्योंकि देखा जाए तो num2 की वैल्यू कहाँ से आ रही है, num1 से तो आ रही है ना। तो देखते हैं क्या रहता है। ये तो बड़ा कमाल हुआ सर, num2 की वैल्यू तो बढ़ी ही नहीं। सो इसका मतलब क्या है, ये प्रिमिटिव्स है, ये ऐसा नहीं होता, राइट। ये रेफरेंस नहीं ले रहा एक दूसरे का, राइट सर, क्लियर है बात। बट वहीं पर ही जो अगर आपके एरे होते हैं वो होते हैं रेफरेंस टाइप। वो असल में अगर आप उनको दोगे ना वो असल में रेफरेंस टाइप की तरह काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लेट कार्स, मैं कार्स का वेरिएबल वहीं से उठा के लाता हूँ, कॉपी करता हूँ उसको एंड 28 में डाल दूँ, 28 है, 28 राइट, मैंने यहाँ पर डाल दिया, राइट सर। अब यहाँ पर एक चीज़ होने वाली है कि अगर मैं बोलूँ लेट न्यू गैरेज, नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, मैंने बोला एक नया गैरेज है हमारा, उसमें जितनी हमारी कार्स है ना सारी वहाँ पे पार्क कर दो एक तरीके से, है ना। मतलब हमने क्या करा, न्यू गैरेज में अपने कार्स का रेफरेंस दे दिया। बट ये प्रिमिटिव नहीं है, ये प्रॉपर रेफरेंस ले रहा है, ये रेफरेंस दिया उसको इसने तरीके से। अब यहाँ पता है क्या होगा सर, पहले दोनों की वैल्यू चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कार्स की भी एंड कंसोल डॉट लॉग न्यू गैरेज की भी। जब इसको रन करेंगे ना तो विल से दोनों में सेम रिजल्ट आया। अगर मैं आफ्टर दिस, इन सब के बाद अगर मैं कार्स में डॉट पुश करवा दूँ एक नई वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे जी वैगन करा लेता हूँ, तो अब देखेंगे कि न्यू गैरेज में भी जाएगी वो अपने आप वो न्यू गैरेज में भी जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस ले रहा है इसका,
प्रॉपर रेफरेंस ले रहा है कि उसमें जो चेंजेस होंगे चेंजेस यहाँ भी होंगे, राइट सर, रेफरेंस है ये। एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे इसको मैं मान लीजिए एक काम करता, मैं पॉप भी करा देता ना, कार्स डॉट पॉप भी करा देता, तो दोनों में रेफरेंस दिखते हैं आपको इस चीज़ को लेके। कार्स के अंदर अगर ये करा भी दूँ ना मैं, यू विल सी दोनों से वैल्यू हटी है, तो ये रेफरेंस ले रहा है उससे, ये होता है रेफरेंस लेना सर, राइट। दोनों में चेंजेस आएंगे, क्लियर है बात, दैट्स इट। अब आगे बात करते हैं, ये हमने देखा, इसमें कोई डाउट सर, इजी, आइए जी। अब हमारे पास आता है हाउ टू क्लोन एरे। कई बार पता है क्या होता है, आई जस्ट वॉन्ट कि यार मुझे ना इस एरे में जो डेटा है वो डेटा मुझे चाहिए, बट दिक्कत क्या है कि रेफरेंस अगर मैं दे रहा हूँ तो रेफरेंस में इशू आ रहा है कि उस पहले वाले, देखिए मान लीजिए सेकंड जो एरे है वो फर्स्ट वाले से रेफरेंस ले रहा है, तो फर्स्ट वाले में जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो एरे 2 में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मैं वो नहीं चाहता, मुझे आइटम सारे एरे 1 के चाहिए, बट अगर मैं एरे 1 में कुछ चेंजेस करूँ तो एरे 2 में उसका रिफ्लेक्शन ना आए, तो फॉर दैट मैं क्या करूँ, उसके लिए मुझे उसकी क्लोनिंग करनी पड़ेगी, उसका बहरूपिया बनाना पड़ेगा। मैं रेफरेंस नहीं दे सकता, रेफरेंस दूंगा तो ऐसा हमेशा होगा, राइट। सो फॉर दैट आई नीड टू गिव ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसको करके देखते हैं। क्लोनिंग करने के कई सारे तरीके होते हैं सर, राइट। एक तो हमने बताया था, या तो आप 2 एरे को कॉन्कैट कर सकते हैं, राइट। स्प्रेड, अब देखा जाए तो हमारे पास ES6 जैसे कंसेप्ट आ गए हैं, तो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स हियर, राइट। आइए पहले देखते हैं इसको। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, ठीक है, लेट एरे 1 इक्वल्स टू, अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ये बना हुआ है ऑलरेडी हमारे पास, इसी को कॉपी लेते हैं हम, ठीक है सर, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो इसमें से बंद कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना एक और एरे है, मेरे पास एक और एरे है, लेट एरे 2, राइट सर। एरे 2 की भी कुछ वैल्यूज़ रहेंगी, बट कुछ वैल्यूज़ एरे 1 से भी चाहिए मुझे, बट विदाउट रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस अगर आया तो रेफरेंस से एक इशू आ जाएगा। इशू क्या आ जाएगा कि वो उसमें भी रिफ्लेक्ट कर देगा, वो नहीं मैं चाहता। तो उसके लिए जो सबसे पुराना मेथड था वो मेथड था कि मैं एरे की स्लाइसिंग करूँ, एरे 1 डॉट क्या करूँ, इसकी स्लाइसिंग करूँ। स्लाइस किया यानी काटा इसको, कहाँ से, 0 इंडेक्स से काटा। अब 0 इंडेक्स से कहाँ तक काटना है, 0 इंडेक्स से पूरा काटा आखिरी तक। स्लाइसिंग में क्या होगा सर, आपने जो इंडेक्स दिया है ना वहाँ से लेके एंड तक कटेगा, तो बोला 0 इंडेक्स से पूरा एंड तक कटाइए। और उसके बाद एक काम और करना, इसको जोड़ भी देना, कॉन्कैट कर देना। जब दो चीज़ जुड़ती है कॉन्कैटशन कहते हैं उसको। कॉन्कैट किसके साथ कर देना, कॉन्कैट कर देना मेरे नए आइटम्स के साथ, जो मैं नए आइटम देना चाहता हूँ, जैसे कि आइटम 3 एंड आइटम 4। इसका मतलब समझे सर आप, हो क्या रहा है, एरे 1 से आइटम 1 आइटम 2 भी आ रहे हैं, तो वो तो स्लाइसिंग के थ्रू आ गया, स्लाइस किया 0 इंडेक्स से, ठीक है, एरे 1 को, और साथ में कॉन्कैट कर दिया आइटम 3 भी और आइटम 4 भी। अब चेक करेंगे हम, तो हमारे जब इसको कंसोल करेंगे ना एरे 2 को, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि हमारे दोनों में वैल्यू है, ./29 है ना फाइल से हमारी, हाँ, एंड यू विल सी दिस आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 आगे सर। ओके, ये तो रेफरेंस की तरह भी हो रहा था। आज ज़रा चेक करते हैं क्या ये ऐसा तो नहीं है चेंजेस आ जाएंगे। अगर हम एरे 1 में डॉट पुश करवा देते हैं, राइट, न्यू आइटम, तो क्या रिजल्ट आने वाला है, तो क्या कह रहा है, एरे 1 में भी एरे 2 में चेक करें एक बार, कंसोल डॉट लॉग एरे भी चेक कर लेते हैं, एरे 2, यहाँ पर क्या हो रहा है, आइटम 4 तक आ रहा है, न्यू आइटम नहीं ऐड होने दे रहा सर, देख रहे हैं आप एक चीज़, एरे पर एरे 1 में आ रहा है वो आइटम, कंसोल डॉट लॉग करेंगे ना, एरे 1 और एरे 2 को ना आप चेक करते हैं, देखते हैं जो हमने नया आइटम डाला है एरे 1 में, क्या दोनों में रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, देख रहे हैं आप, एरे 1 में न्यू आइटम आया है पर एरे 2 में नहीं आया, तो क्या हुआ, ये रेफरेंस पे काम नहीं कर रहा अब ये क्लोनिंग कर रहा है इस चीज़ की। लेकिन हमने स्लाइस जब करा तो इसमें 0 इंडेक्स तो डाला, लेकिन कहाँ तक चाहिए, एंड तक है, मैंने बताया ना, आप बस ये बताते हैं काटना कहाँ से है, उसके बाद जितना होगा सारा एंड। इससे जस्ट आई टेल यू वन थिंग, आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी सब्जी काटते हैं तो हम जहाँ से शुरू करते हैं काटना वहाँ से तो पूरा होता है ना फिर, सो दैट्स इट, ये है कंसेप्ट, चाहे बीच में से काटे चाहे आगे से काटे, बताया क्लियर है एक बार, तो इसे कहते हैं स्लाइसिंग। तो अगर 20 से इंडेक्स नंबर दे देंगे, 20 से देते हैं, हाँ आगे तक जाएगा पूरा, रेस्ट ऑफ द सारे नंबर्स उसके हो जाएंगे, ठीक है सर।
तो ऐसा भी होगा कि बीच का ही वैल्यू सपोज 10 है। आप रेंज दे सकते हैं, 10 ट्रिमिंग कर range, सकते हैं, हाँ। रेंज दे सकते हैं, ट्रिमिंग होती है उसके लिए, आगे बताऊंगा मैं आपको जो एरे में आएगा। क्लियर है ये बात? हाँ That's it. चलिए जी, ये एक तो ये क्लोनिंग मेथड ना थोड़ा सा वो था, मुश्किल सा था, राइट? ये करो वो करो। सो इससे बेटर ना उसने फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आपको पता है अपग्रेडेशन हुई चीज़ों में, तो इसकी जगह एक और मेथड आया जो आप कर सकते हैं क्लोनिंग में। वो मेथड क्या था? सिंपल सा जाओ, लेट एरे 2 बनाया आपने, कह रहा है जी एरे की हमें वो करनी है, एरे को कॉन्कैट करना है, एक एरे को जोड़ना है, ठीक है? सो जस्ट कॉन्कैट, अब स्लाइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्लाइसिंग तो हमें तब करना था जैसे मान लीजिए हमें पूरा एरे नहीं जोड़ना, सिर्फ कुछ पार्ट जोड़ना है उसका, तो हम स्लाइसिंग करते हैं। एक है कि पूरा का पूरा एरे ही जोड़ना है। सो एरे को जी कॉन्कैट करना है, कॉन्कैट करना है, ठीक है? कौन सा एरे कॉन्कैट करना है? मैं बोलूँगा जी एरे जो हमें कॉन्कैट करने हैं, एरे 1 को कॉन्कैट करना है, और साथ में कुछ आइटम्स और भी है हमारे पास, ठीक है? न्यू आइटम 1 एंड न्यू आइटम 2, ठीक है? ये हमने किया। एंड इफ आई गॉट द रिजल्ट हियर लाइक कंसोल लॉग एरे 2, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। 29th फाइल है ना, यू विल सी दिस आइटम 1 आइटम 2 आइटम न्यू आइटम, ठीक है? ऐसे भी आप कर सकते हैं। इससे भी जब ये 6 आई तो इससे भी एक बेटर ऑप्शन आया कि हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो बेटर ऑप्शन क्या था? जैसे मान के चलते हैं मेरे पास फ़िलहाल के लिए 2 एरे ऑलरेडी रखे हुए हैं, ठीक है सर? लेट एर 2 भी रखा हुआ है, इसमें मैं आइटम डाल देता हूँ, आइटम 3 भी डाल देता हूँ, एंड देन आइटम 4 भी डाल देता हूँ, ठीक है? मैंने डाला। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैं काम करता हूँ, एक लेट न्यू एरे करके बना लेता हूँ एकदम, ठीक है सर? मैंने एक न्यू एरे बनाया। अब यहाँ पर क्या होगा कि मुझे इन दोनों आइटम को ना न्यू एरे में डालना है, इन दोनों एरे को न्यू एरे में डालना है। तो यहाँ पर एक होता है 3 डॉट एरे 1 कोमा 3 डॉट एरे 2, कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और यहाँ पे जब मैं न्यू एरे चेक करूँगा तो आप देखेंगे कि एरे 1 की वैल्यू भी और एरे 2 की वैल्यू भी किस में जा चुकी है, न्यू एरे में जा चुकी है, देख सकते हैं। दैट्स इट। ये क्या था? ये 3 डॉट था क्या ये, है ना? इसको कहते हैं सर स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं, और यही ऑपरेटर बाद में चल के रेस्ट ऑपरेटर बन जाएगा। अभी ये स्प्रेड ऑपरेटर है, जब आप इसे डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ रहे होंगे ना अपने एरे की, जैसे एरे ना, देखिए सर अभी एरे में हम वैल्यू जोड़ते जा रहे हैं, आइटम 1 आइटम 2, ये हम स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं एरे की, इसको डिस्ट्रक्चर भी करेंगे हम। ये जो वैल्यूज जुड़ गई है ना, इनको अलग 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 बांटेंगे भी, वो डिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट होता है। बट फॉर नाउ जब हम स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तब ये 3 डॉट्स क्या बन जाते हैं, रेस्ट वो बन जाते हैं स्प्रेड ऑपरेटर्स। वहीं पर जब हम इसको डिस्ट्रक्चर कर रहे होंगे तब यही 3 डॉट हमारे रेस्ट ऑपरेटर्स बन जाएंगे। स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब क्या है कि जितनी भी वैल्यू इस एरे के अंदर है इस वेरिएबल में स्प्रेड कर दो, उसको डाल दो इस वेरिएबल में, राइट? ये किस लिए यूज़ हो रहा है, यू विल सी सारे आइटम्स हमारे आ गए, ठीक है सर? इसमें और कोई डाउट? न्यू एरे को हमने किया था प्रिंट एंड हमें सारे रिजल्ट्स मिल गए, ठीक है? ये था हमारा, इस तरीके से हम कर सकते हैं, राइट सर? इसमें कोई डाउट? ईजी। अब आगे बात करते हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि ये हमारा हमेशा क्या रहेगा, क्लोनिंग में रहेगा, ठीक है? हम एरे 1 में अगर मान लो कि वैल्यू देता हूँ, एरे 1 डॉट पुश करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू वैल, सी कोई रिफ्लेक्शन नहीं आया उससे, ठीक है सर? ये भी एक तरीका। चलिए जी, अब आ जाते हैं हमारे पास लूप्स, कि एरेज के साथ लूप्स का कैसे यूज़ किया जाता है। एक बात बताता हूँ, मान लीजिए हमारे पास एक एरे है, मेरे पास एरे पड़ा भी था 27 फाइल पे था, एक कार्स ले आता हूँ उठा के यहाँ से, 30th फाइल पे डालता हूँ, ठीक है सर? ये है हमारे पास, मुझे ये सारे आइटम एक एक अलग अलग चाहिए इस एरे के अंदर। तो 4 आइटम है, 4000 भी हो सकते हैं, 4 लाख भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, राइट? सो द थिंग इज़, मुझे इस एरे अंदर जितने भी आइटम है सारे एक करके प्रिंट करने हैं, पूरा एरे प्रिंट नहीं करना। सो दैट मीन्स एक आइटम को उठाना है डालना है प्रिंट में, एक आइटम को उठाना है डालना है प्रिंट में, एक आइटम को उठाना डालना है प्रिंट में। इसको कहते हैं आइट्रेशन। इस प्रोसेस को ना आइट्रेशन कहा जाता है, एरे आइट्रेशन। तो एरे आइट्रेशन हमेशा, और देखा जाए तो एक जैसा ही काम हो रहा है, बस यहाँ से आइटम उठाया इधर डाल दिया, इधर डाल, काम तो एक जैसे हो रहा है। तो जब एक जैसा काम हो रहा था उस टाइम पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप का। कुछ नंबर ऑफ टाइम कुछ काम करना होता है। मान लीजिए हमें अगर एक जैसा कोड नंबर ऑफ टाइम्स चलाना है, या जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलाना है, तब हम उनके लिए लूप्स यूज़ करते हैं। क्लियर है बात सर? सो
फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0 मैंने यहाँ पे डाला। आई जब तक मेरा लेस देन है, आई जब तक मेरा लेस देन या इक्वल्स टू है मेरे कार्स डॉट लेंथ -1 तक। -1 क्यों? क्योंकि चलेगा तो इंडेक्स तक ही ना, दैट्स इट। और ये इसलिए मैंने 0 से लिया, तो इसकी जो लेंथ -1 के यानी कितना होगा, आई 0 से लेके लेस देन इक्वल्स टू 3 तक चलना चाहिए और आई प्लस प्लस होता रहेगा। हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, अगर हम यहाँ पे आई को प्रिंट कर देंगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। मैं 30 प्रिंट करूँ, यू विल सी दिस 0 1 2 3। हमें तो आइटम्स चाहिए थे, एक्चुअली हुआ क्या, उसने इंडेक्स नंबर प्रिंट कर दिया उसके। तो उसके लिए वी कैन डू वन थिंग, हम बोलेंगे कि इंडेक्स नंबर तो मिल ही रहे हैं ना, तो कार्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई कर देते हैं, यानी कार्स 0, कार्स 1, कार्स 2, कार्स 3 एंड यू विल सी दिस। हमारे पास हर एक इंडेक्स का प्रोसेस होकर आ गया, डिफेंडर, थार, फॉर्च्यूनर एंड टेबल। क्लियर है सर ये बात? दैट्स इट, ये था एक तरीका। इसी में ही अगर मैं बोलूँ कि फॉर एन एग्जांपल मुझे सारे आइटम्स ना अपर केस में चाहिए, यानी सारे आइटम अपर केस में आने चाहिए, तो उसके लिए मैं एक मेथड होता है टू अपर केस का यूज़ करूँगा। एक मिनट, कार्स डॉट टू अपर केस, मैंने अपर केस का यूज़ किया एंड यू विल सी दिस अनएक्सपेक्टेड टोकन एरर, ओके डॉट लग गया क्या, यू विल सी दिस सारे हमारे किस में आ गए, कैपिटल में आ गए। अब अगर एक चीज़ करते हैं, मान लीजिए इसके थ्रू ही हमें अपना सारे आइटम, इसके थ्रू ही फॉर लूप की तरह सारे आइटम दूसरे वेरिएबल में पहुँचाने हैं और सारे अपर केस में पहुँचाने हैं, आइट्रेट कर करके मैं डलवाना है। तो कैसे पॉसिबल? सिंपल है, फॉर लेट, मैं पहले ना एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट न्यू गैरेज करके मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, यहाँ पे मैंने सिर्फ एरे बना के रख दिया, राइट सर। फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई जब तक मेरा लेस देन इक्वल्स टू कार्स डॉट लेंथ है, लेंथ -1 है तब तक ये लूप चलेगा और हर बार आई प्लस प्लस होता रहेगा। क्लियर है सर ये बात? नाउ द कंसेप्ट इज कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे किया, और नहीं भी करूँगा, मैं बोलूँगा न्यू गैरेज में, जो मेरा न्यू गैरेज नाम का एरे है उसमें डॉट पुश करते रहना। किसको पुश करना है? कार्स के ith इंडेक्स को, राइट सर, और वो भी टू अपर केस, यानी सारा अपर केस में। क्लियर है बात? एंड यू विल सी दिस। और जब न्यू गैरेज ये होने के, जब न्यू गैरेज को प्रिंट करेंगे ना, तो हमारे पास सारे आइटम्स आ चुके हैं, राइट सर, सारे आइटम्स आ चुके हैं उस वेरिएबल के अंदर। क्लियर है बात? ये है हमारा आइट्रेशन का मेथड जो हमने लूप्स के थ्रू किया। यही काम आप वाइल लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। यही काम आप अपने डू वाइल लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। एक बार वाइल लूप के थ्रू आप करके देखिए सर, अगर आपके पास अभी लैपटॉप है तो। हाँ जी, आपके यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी टॉपिक पर।
इट सर, नाइस। चल रहा है ये कोड, आइए। ये हमने करा था कल रात में, हमने लूप के क्वेश्चन दे रखे ना, हाँ जी हाँ जी, वो इस पेज पे है। अच्छा इस पे रखिए, हाँ। बहुत बढ़िया बहुत। उसमें मैंने करा था। अच्छा एक चीज़ मैंने हाँ जी देखा हाँ है, जी हाँ जी, जैसे जब फॉर लूप करते हैं हाँ जी। तो फॉर लूप के अंदर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, बिल्कुल सर। लेकिन वाइल लूप में वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। वाइल लूप में नहीं, वाइल लूप में भी करते हैं वेरिएबल डिफाइन। जैसे यहाँ पे हाँ जी, एक for loop इंडेक्स में हम यहीं पे लेट आई इक्वल टू 0 कर हाँ जी देते हाँ हैं। जी, नहीं 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 नहीं, वो नहीं कर सकते, हाँ, वही वही वो नहीं कर सकते हैं, वो हमें बाहर ही करना होता है, जैसे आपने करा हुआ लेट आई इक्वल्स टू हाँ। 0। तो मैं क्या कर रखा था ना, हाँ जी, मैं वाइल लूप पे ही फॉर लूप की तरह लेट यहाँ वेरिएबल डिफाइन कर देता था, हाँ, हाँ। ये वाला। अच्छा तब मैंने दोनों में ये डिफरेंस जाना हाँ। कि वाइल लूप करेंगे हाँ तो जी, हाँ जी। वेरिएबल बाहर की तरफ चला जाएगा, और आई प्लस प्लस भी करेंगे तो उसको बाहर तो उसको बाहर आ जाएगा एग्जैक्टली। अब देखिए सर, हमारे पास ना एक चीज़ होती है, हमने फॉर लूप पढ़ा, फॉर लूप के थ्रू आप क्या है कि अपने जो भी एक इंडेक्स, एक एरे के आइटम्स दूसरे एरे में डाल सकते हैं। ऐसी ना एक और चीज़ होती है फॉर ऑफ लूप। जैसे फॉर लूप ऐसे होता है फॉर ऑफ लूप, जो आइटम्स पे काम करता है, नंबर ऑफ आइटम्स पे काम करता है। ऐसे होता है फॉर इन लूप, जो नंबर ऑफ इंडेक्स पे काम करता है, ये अलग है। जैसे यहाँ पे क्या आने वाला, फॉर लेट, आपको फ्रूट चाहिए, आपको ना एक होल्डिंग वेरिएबल चाहिए। होल्डिंग वेरिएबल क्यों? क्योंकि जो एरे आप इसको देंगे आइटरेट करने के लिए ना, जैसे मैंने इसको फ्रूट्स दे दिया, तो क्या होगा, ये एप्पल लाएगा, मैंगो लाएगा, ग्रेप्स लाएगा, फ्रूट्स लाएगा, फ्रूट 5 लाएगा, ये देगा किसको? ला कर उसके लिए जब आइटरेट करके ला रहा होगा तो देगा किसको? ये जो होल्डिंग वेरिएबल हम बनाएंगे ना उसको देगा, आइटम नाम का वेरिएबल बना लेंगे हम, ठीक है। ऑफ फ्रूट्स, दैट मीन्स सर आप फ्रूट जो है वो लाकर देते रहिए, वो आइटम को मिलते रहेंगे, आइटम को मिलते रहेंगे, आइटम को मिलते रहेंगे, और आइटम को फिर उसके साथ जो करना है वो कर सकता है। आइटम क्या करेगा, देखो हर वेरिएबल, देखो जब जितनी बार ये लूप चल रहा है ये एक एक आइटम ला रहा है और किसको दे दे रहा है? आइटम को। तो हम बोलेंगे उसे क्या करना, फ्रूट्स 2 में पुश कर देना। किसको पुश कर देना? जो वैल्यू आइटम में आ रही है उसको, जो वैल्यूज आइटम में आ रही है ना उनको पुश कर देना। यहाँ पे कोई वो नहीं होता कि इतना ये लॉजिक लगाना है, ये लगाना है, नहीं। तो मतलब जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है सारों पे लूप चलेगा, सब पे लूप चलेगा। तो यहाँ पर मैं गया console.log मैंने यहाँ पर डाला। अब अगर मैं फ्रूट्स 2 को चेक करूँ, 33 फाइल है ना, 33.js एंड यू विल सी दिस, राइट। ये देख सकते हैं एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ठीक है, फ्रूट 5 सारे हमारे उसमें हैं, राइट। चलिए ये भी हमारे पास हो गया, इसमें कोई डाउट? 33 डॉट, देखिए। जैसे एक वेरिएबल था ही, हाँ जी हाँ जी, और हमने आइटम करके एक नया वेरिएबल लिखा। बिल्कुल सर, हाँ। तो ये तो हम मतलब उससे भी करते हैं, किससे सर? जैसे मॉडल से। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ फॉर लूप से करते हैं, पर फॉर लूप में लेंथ लगाओ, ये सब करो, इंडेक्सिंग करो, अच्छा, है ना। इसमें कोई लॉजिक ही नहीं था, बस क्या है कि फ्रूट्स पर आइटरेशन चला दो, आखिरी जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं सब पे चला दो, और आइटम को वैल्यू ला के देते रहो, मैं करते रहो प्रिंट कितना ऐसे ही। हाँ जी, काम को आसान कर एग्जैक्टली, काम को आसान कर दिया, लॉजिक लगाना नहीं है अब हमें, जैसे हम लॉजिक लगा लेते थे ना वो नहीं लगाना हमें। क्लियर है सर ये बात? अगर मैं इसमें भी पुश पॉप करना चाहूँ, फॉर श्योर यू कैन डू, आप बिल्कुल करेंगे पुश पॉप भी, जैसे हमने करते रहे, पुश ही तो कर रहे हैं, हमने पुश किया है एरे के अंदर। अच्छा इसमें हमें लेंथ फाइंड नहीं करना। बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है लेंथ फाइंड करने की। ऐसे ही इसके अंदर आता है एक इन लूप सर। इन लूप ना, जैसे आपका जो फॉर ऑफ लूप था वो इंडेक्स पे काम कर रहा था, सॉरी आइटम्स पे काम कर रहा था। फॉर ऑफ लूप ये सिर्फ इंडेक्स नंबर से आइटरेट करेगा, इसका इंडेक्स नंबर, 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 अनटिल जब तक हमारे सारे आइटम्स ख़त्म नहीं हो जाते, सबके इंडेक्स नंबर हमें ला के देगा, राइट। सो कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पर गया फॉर लेट इंडेक्स नाम का होल्डिंग वेरिएबल देता है कि जब इंडेक्स आएगा तो देगा किसको, इसको देता रहेगा, किस में से लाएगा, और यहाँ पे इन यूज़ होगा फ्रूट्स। कह रहा है फ्रूट्स के ऊपर लूप चलाओ और हर आइटम का इंडेक्स ला कर इंडेक्स वेरिएबल को देते रहो, ये जो इंडेक्स होल्डिंग वेरिएबल रखा है इसको ला के देते रहो। अब फिर से मैं वही करूँगा कि फ्रूट्स 2 में डॉट पुश करवाऊँगा, पर अगर से मैंने डायरेक्टली इंडेक्स डलवा दिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 0 1 2 3 सारे प्रिंट हो जाएंगे, कोई काम के नहीं है वो console.log, क्योंकि अब इंडेक्सेस आ रहे हैं, अब आ रहे हैं इंडेक्सेस। कौन सी फाइल है? 34 फाइल है नहीं, हाँ जी 34 फाइल है।
विल सी हमारा क्या हुआ, इंडेक्स पूरा का पूरा ऐसे खाली हो गया लाइक दिस, लेंथ 0, कुछ नहीं बचा उसके अंदर। क्लियर है बात? तो हमें फ्रूट्स डॉट पुश में डालना था आंसर, ठीक है, आप देख सकते हैं सिर्फ 0 1 2 3 4 आ गया हमारे पास। हमें तो आइटम्स चाहिए थे, इंडेक्सेस आ रहे हैं ना, तो हम पता है क्या करेंगे, बोलेंगे पुश करो फ्रूट्स में इंडेक्स वैल्यूज़ को, जो इंडेक्स में वैल्यू आ रही है। अब इंडेक्स में क्या आ रहा है 0 1 2, तो फ्रूट्स का 0 कंप्यूट करके वो वैल्यू पुश करेगा, फिर 1 आएगा, फ्रूट्स का 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको कंप्यूट करके पुश करेगा, किसको देता रहेगा, फ्रूट्स को। यू विल सी दिस। समझ आया सर कंसेप्ट को, इसमें कोई डाउट? ओके चलिए जी, ये भी क्लियर हो गया सर। इसके बाद हमारे हम बात कर रहे होंगे एरे डिस्ट्रक्चरिंग्स के ऊपर। अभी तक हम एरे को जोड़ रहे थे सर, अब हम एरे की स्ट्रक्चरिंग करेंगे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? बहुत सिंपल सा वे है। मान लीजिए मैं ऐसे ही एरे उठा के ले लेता हूँ। याद है मैंने आपको बताया था कि जो 3 डॉट थे वो अभी स्प्रेड है, बाद में वो बन जाएंगे, रेस्ट बन जाएंगे। अब देखिए सर, ये तो क्या हुआ कि हमने वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 एक जगह पर स्ट्रक्चर करके माई एरे को दे दी, माई एरे को मैंने दे दी, ठीक है, ये कलेक्शन में चलेगी। अब मैं चाहता हूँ कि माई एरे की हर एक वैल्यू एक अलग अलग वेरिएबल में जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं लेट वैल्यू 1 इक्वल्स टू माई एरे की 0th इंडेक्स की वैल्यू इसको दे दूँ, लेट वैल्यू 2 माई एरे के 1 इंडेक्स की वैल्यू इसको दे दो, राइट। अब यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ वैल्यू 1 भी एंड सेम ऐसे ही कंसोल डॉट लॉग करूँ वैल्यू 2 को भी। 35 फाइल है ये, यू विल सी दिस, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 मिल गई इस तरीके से, ठीक है। बट इसमें कब तक हम करते रहेंगे, हम चाहते हैं एरे के थ्रू डिस्ट्रक्चर करें। तो पहले तो हम एक एरे बनाएंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे जिसमें हम वेरिएबल्स देंगे। वेरिएबल्स इन द सेंस मैंने बोला वैल 1 नाम का वेरिएबल, वैल 2 नाम का वेरिएबल, वैल 3 नाम का वेरिएबल, वैल 4 नाम का वेरिएबल। ये हमने वेरिएबल का एरे बना दिया। इनको एक एक करके वो मिलेंगे, अब वैल्यूज़ मिलेंगी। और वैल्यू किससे मिलेंगी, कह रहा है वैल्यू, चलो आपने बना तो दिए वेरिएबल, आपने एक एरे के अंदर 4 वेरिएबल बना दिए, इनको वैल्यूज़ दोगे ना, वैल्यू कहाँ से दोगे, मैं कहूँगा वैल्यू दूंगा मैं माई एरे से, मेरा माई एरे इनको वैल्यू देगा। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम एक वेरिएबल के अंदर डेटा डलवा रहे थे। अब ये जो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है उन्होंने एक वेरिएबल में डलवा रहे हैं। और ये ना सर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे चलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। तो वैल्यू 1 वैल 1 को मिलेगी, वैल्यू 2 वैल 2 को मिलेगी, वैल्यू 3 वैल 4 को मिलेगी, एंड नहीं अपने आप कर लेगा उस चीज़ को, राइट सर। नाउ हियर इज द कंसेप्ट। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ वैल 1 कंसोल डॉट लॉग, वैल 2 कंसोल डॉट लॉग, वैल 3 कंसोल डॉट लॉग, वैल 4, ठीक है, मैंने इतना किया एंड यू विल सी दिस। देखिए सर हमारी सारी वैल्यूज है। अब क्या होता है कि अगर मैं इससे ज़्यादा आइटम ले आता तो सारे अनडिफाइंड हो जाते क्योंकि उनको वैल्यू मिलती ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि देखो स्टार्टिंग की जो मैंने 2 वेरिएबल बनाए, वैल्यू 1 वैल्यू 2 तो इनको चली जाएगी, बाकी की सारी बची हुई वैल्यू एक वेरिएबल को दे देना, बाकी की बची हुई सारी वैल्यू, तो इस और इंग्लिश में बोला जाए रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ इस वेरिएबल को दे देना। तो यहाँ पर फिर से 3 डॉट लगेंगे और बोलेंगे न्यू वैल्स, मैंने ऐसे करके बना दिया। अब ये जो है ना सर, ये स्प्रेड ऑपरेटर नहीं है अब ये रेस्ट ऑपरेटर है। 3 डॉट है ना, वही वाली बात है ना, मैंने बताया था आपको कि अब ये रेस्ट ऑपरेटर है, क्योंकि उस टाइम जब हम स्ट्रक्चरिंग कर रहे थे एरे की तब वो स्प्रेड ऑपरेटर था। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं एरे को। इस बिहाफ पर ये अब रेस्ट ऑपरेटर बन गया, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वैल्यू तो सारी इसमें जाने वाली है ना, तो इसलिए रेस्ट ऑपरेटर है। हम क्या करते थे, पहले वहाँ से वैल्यू लाके सारी वहाँ लगा रहे थे, स्ट्रक्चर कर रहे थे, यहाँ तो हम सारी वैल्यू को हटा रहे हैं, तो इसलिए ये अब स्प्रेड ऑपरेटर, सॉरी ये रेस्ट ऑपरेटर है, तब वो स्प्रेड ऑपरेटर था। समझ आई सर ये बात? और कहने वाली बात है एक वैल्यू नहीं है, 2 वैल्यूज़ होंगी कम से कम, वैल्यू 3 और वैल्यू 4, तो इसको भी एरे की फॉर्म में ही ये रखेगा अपने पास।
अगर मैं रेस्ट वैल्यू न्यू वैल्यूज़ कर दूँ यहाँ पर, तो ये एरे की तरह ही रखेगा इसको, ठीक है। एंड यू विल सी दिस, देख रहे हैं वैल्यू 3 वैल्यू 4 को एरे की तरह ही रखा है इसको। क्लियर है सर ये बात? दिस इज़ द वे, एक तरीका हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। ये था हमारा डीस्ट्रक्चरिंग, जिससे आपको अब ये भी पता लग गया स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या होते हैं और आपके रेस्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास नए टॉपिक्स आएंगे। ऑब्जेक्ट रेफरेंस एरेज आर गुड। ओके, फाइनली हम आ चुके हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। आज हमने एरेज कंप्लीट कर लिया अपना पूरा, राइट। एरेज को लेके मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आपको, ठीक है, वो आप ट्राई कीजिएगा, राइट। ओके सर, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ये था हमारा एरेज, हमने डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ा, लूप्स में आइटरेशंस कैसे करी जाती है, वैल्यूज कैसे असाइन करी जाती है। अब आएंगे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट असल में रियल लाइफ डेटा में सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि की वैल्यू पेयर्स पे काम करता है। आपके जो APIs का डेटा होता है ना, API होती है सर, API में जेसन डेटा होता है। वो जेसन डेटा जो है सर, वो इस तरीके से स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर होता है, राइट सर। आज का टॉपिक हमारा इतना था। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, राइट। मैं बहुत ज़्यादा बल्कअप नहीं कर रहा आपको, क्योंकि एक टॉपिक हमने पूरा पढ़ लिया है एरे। अब कल हम पढ़ रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स को, हम ऑब्जेक्ट्स निपटा रहे होंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स के टॉपिक रहेंगे। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें भी स्ट्रक्चरिंग पढ़ रहे होंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट्स इनसाइड एरे, यानी जो API में डेटा स्टोर होता है ना, API में डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट्स एरे के अंदर बन रहे होते हैं। ये समझाऊंगा आपको ये नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। फिर आ जाएंगे फंक्शंस, चलता रहेगा ये हमारा कंसेप्ट, ठीक है। और कम से कम अभी देखा जाए तो हमारे पास काफ़ी बड़ी, मैं JS मतलब इतनी पढ़ा रहा हूँ आपको कि उसके बाद ना आपके पास कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। उतना तक बता दीजिए कि हाँ, ये मतलब नहीं आपको मैंने ये है कि आपको कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपको कोई बोलेगा कि मुझे ये कर दो, तो आपको ये नहीं रहेगा कि यार ये क्या है, तो मैंने देखा, तो समझा ही नहीं। तो मैंने पूरा फुल फ्लेज बताया आपको, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। एज अ बिगिनर आपको इतना फुल फ्लेज होने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल आई जस्ट वांट कि आपको सारा आता हो, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद फिर हम चल रहे होंगे रिएक्ट के ऊपर, ठीक है। ये पूरा मंथ तो जो है हमारा इसमें जाने वाला है JS के अंदर, ठीक है। एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे हम आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो ये जब आप आगे मान लीजिए एज ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर अप्लाई करेंगे, तो पोर्टफोलियो तो होना चाहिए ना आपके पास। तो हम JS का यूज़ करके पोर्टफोलियो बनाएंगे और आपको बताया करूँगा कि आप कैसे और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ की। वो करके अभी अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स नाइस। फिर के जब रियल वर्ल्ड में कोई एप्लीकेशंस बना रहे होंगे ना, तब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा कि किन किन चीज़ों का कहाँ कहाँ यूज़ केस है, राइट सर। उसमें ज़्यादा यूजेज भी होंगे और एग्जैक्टली परफेक्ट क्योंकि हर Exactly. चीज़ें मैं देखो याद नहीं रहता है। याद नहीं रहता है, और एग्जैक्टली जब हम उसको करते हैं हाँ, तो करते करते वो अपने आप उस समय भी अपने याद नहीं रहता, लेकिन हाँ। जब हम करते करते प्रैक्टिस यूज टू हो जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तब वो उस समय लगता है अच्छा ये यूज हो जाएगा। नॉर्मल सा यूज़ है, एग्जैक्टली हाँ, ये है। कभी मतलब ऐसा नहीं है कि बैठ के याद ही करना पड़ा, हाँ। बस प्रैक्टिस करते गए, अपने आप ही समझ आ गया हाँ। और अपने आप ही दिमाग में बैठ भी गया कि क्या करना हाँ, है। Yes. और याद नहीं भी रहता है, और जब उस चीज़ को करते हैं तब वो ध्यान आ जाता है। वो ध्यान आ ये जाता है, ऐसा एग्जैक्टली ये तो है। आज के लिए सर फिर क्लास इतनी रखते हैं, ठीक है। हम फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह सेम 7 बजे। और संडे की क्लास तो सर हमारी है ही फिक्स, है ना, हाँ। क्योंकि इस बार जो कल मिस हुई है वो संडे है।